हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी जो पढ़ाई है जून 2025 एग्जामिनेशन सेशन के लिए वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो आपकी तैयारी और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए इसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर जून 2025 और जो सब्जेक्ट है वो है आपका फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर एक स्टूडेंट को पसंद है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पहले पढ़ा ही हुआ है और कॉस्ट अकाउंटिंग एक नया है इसके अंदर थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपके इंस्टीट्यूट ICMAI ने इशू किया था, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन है और सारे स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से बाद में खुद से भी सॉल्व करना अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर जून 2025। चलिए, तो आप देख सकते हैं, आई होप आप सभी को स्क्रीन पे विजिबल होगा आपका फाउंडेशन एग्जामिनेशन का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। सेट 1 है जून 2025 के लिए। पेपर नंबर 2 है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फुल मार्क्स हैं 100। समय आपके पास है सिर्फ 1 घंटे का। चलिए, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन क्वेश्चंस को। वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे जो आपने शायद पहले से कर रखे होंगे, तो भी कोई बात नहीं, हम उन्हें फिर से करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना शेयर होल्डर्स को, बैलेंस शीट बनाना, टैक्सेस को मिनिमाइज करना यानी कि कम करना, या टू कीप ट्रैक ऑफ लाइबिलिटीज। तो देखिए, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, आपने जब इसे पढ़ा होगा तो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही जहां पे थ्योरी होती है वहां पे लिखा हुआ है द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दी स्टेक होल्डर, और स्टेक होल्डर के अंदर ही आते हैं आपके शेयर होल्डर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। ठीक है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू दी शेयर होल्डर्स। और जब आप ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट बनती है, आप टैक्सेस को मिनिमाइज करने के लिए देखते हो, ये सब चीजें इसके अंदर ही कवर हो जाती है। तो मेन पर्पस है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद जो दूसरा है आपका सवाल वो है द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ अ कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान सवाल हो सकता है। तो रेवेन्यू एंड स्टेटमेंट कहां दिखाते हैं सर? P&L अकाउंट में। तो सही जवाब है सी, यानी कि इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। चलिए, इसके बाद तीसरे सवाल पे आते हैं। बैड डेब्ट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी। ओके, तो साल के दौरान आपने जो बैड डेब्ट की रिकवरी करी है वो क्या है? क्या है एक बार पढ़ते हैं, ऑप्शंस क्या है। क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल है, या रेवेन्यू रिसिप्ट है? तो देखो, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। आप ये सोचो कि जो बैड डेब्ट रिकवर्ड होता है वो क्या होता है? वो आपके लिए रेवेन्यू है या आपका कोई खर्चा है? सर बैड डेब्ट रिकवर मतलब पैसा आ रहा है। जी हाँ, तो ये बेसिकली, मैंने रेवेन्यू वर्ड बोला था, ये बेसिकली रिसिप्ट है। अब बस आपको ये जानना है कि ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है या ये रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है। अब देखो, एक्सपेंडिचर ये तो हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों को हम कट कर देते हैं। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू? ध्यान सुनना, आगे भी कई क्वेश्चन में रेफरेंस आने वाला है। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो, फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कोई फिक्स असेट बेचा हो उससे जो पैसा आया वो कैपिटल असेट है। ठीक है, तो फिक्स असेट सेल से। ठीक है, उसके बाद लेट्स से कि आपने पब्लिक को शेयर्स इशू किए, तो जो शेयर का पैसा आया, शेयर मनी रिसीव्ड, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो कैपिटल नेचर की होती है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जो रेवेन्यू नेचर की होती है, जो डे टू डे ऑपरेशन से आपको मिलती है। जैसे कि सेल करना, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसको जब आप सेल करते हो उससे जो पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। अब आप सोचो कि यहां पे बैड डेब्ट की रिकवरी हो रही है। बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट मतलब मुझे किसी से 1000 रुपए लेने थे, उसने 900 रुपए दिए, 100 रुपए उसने नहीं दिए, तो 100 रुपए मेरे बैड डेब्ट्स हो गए। लेकिन अच्छा, बैड डेब्ट हो गए तो ये मेरा एक रेवेन्यू का लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, डे टू डे बिजनेस का लॉस है, क्योंकि डेटर्स आर डे टू डे थिंग्स। ठीक है, अब ये जब पैसा मुझे बाद में मिलेगा, ठीक है, तो ये भी तो रेवेन्यू ही नेचर का होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट। आगे बात समझ में? ठीक है,
चलिए, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट, अकाउंटिंग किस चीज पे इंफॉर्मेशन देता है? क्या अकाउंटिंग आपको कॉस्ट और इनकम फॉर मैनेजर इसकी इंफॉर्मेशन देता है? कंपनी की टैक्स लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देता है किसी पर्टिकुलर साल की? फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इसकी इंफॉर्मेशन देता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देखो, जो अकाउंटिंग है उसके अंदर कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, ठीक है, मैनेजर की क्या कॉस्ट है, क्या इनकम है, उसकी क्या सैलरी है, वेजेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। आप प्रॉफिट निकालते हो, कंपनी का टैक्स लायबिलिटी निकल जाता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। फाइनेंशियल कंडीशन, जो बैलेंस शीट होती है, उससे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल कंडीशन जान सकते हो उसके एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल को देख के। तो इसलिए मैंने बोला कि सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, तो यहां पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक बार इसको देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹272 रिटर्न बाय लाला पास थ्रू द बुक्स एज 722, द रेक्टिफिकेशन एंट्री इज। वो क्या बोल रहा है कि 272 रुपए के जो गुड्स है वो लाला ने हमको वापस कर दिए। तो लाला ने गुड्स वापस किए, मतलब ये क्या है बच्चों? सर ये है सेल्स रिटर्न, ये है सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब जब आपने लाला को सेल किया होगा तो क्या एंट्री पास की होगी? सर लाला अकाउंट डेबिट, लाला हमारा डेटर हो गया, ठीक है। एंड आई होप आपको लॉजिक्स क्लियर है, टू सेल्स अकाउंट। अब वो गुड्स वापस कर रहा है, सेल्स रिटर्न कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू लाला। ठीक बोला मैंने, यही एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अब ये बोल रहा है कि गुड्स कितने के रिटर्न हुए? 272 रुपए के, ठीक है। तो एंट्री कितने से होनी चाहिए थी? 272 से, लेकिन उसने आई थिंक अमाउंट गलत लिख दिया, अमाउंट लिख दिया है 722 थ्रू द बुक्स, ठीक है। तो यहां पे एंट्री हो गई है सेल्स रिटर्न डेबिट 722 एंड लाला क्रेडिट आपका 722, ठीक है। तो 722 से हमने ज्यादा कर दिया है, -272, 450। एक बार ऑप्शन देखते हैं क्या है, एक मिनट। गुड्स वर्थ ₹272 रिटर्न बाय लाला पास थ्रू द बुक्स एज 722, द रेक्टिफिकेशन एंट्री लाला विल बी डेबिटेड बाय 450। देखो, आपने लाला को क्रेडिट कितने से किया है? 722 से। कितने से करना चाहिए था? 272 से। तो आपने लाला को कितने से ज्यादा क्रेडिट कर दिया? 450 से। तो अब आप जब रेक्टिफिकेशन करोगे तो लाला के अकाउंट को डेबिट करोगे 450 से। क्रेडिट है 722 से, डेबिट हो गया 450 से, नेट इफेक्ट 272 का आ गया। तो मेरे हिसाब से तो ये जो ए वाला है ना, जो हमने देखा अभी दैट इज करेक्ट। लाला का अकाउंट डेबिट होगा 450 से। बाकी देखते हैं, लाला डेबिट 272, नो। लाला क्रेडिट 722, ऑलरेडी क्रेडिट करके रखो 722, और क्रेडिट कर दोगे। लाला विल बी क्रेडिटेड बाय 272, रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज ए 450। चलिए, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल जो है उसे देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6। Money spent ₹10,000 as traveling expense of the directors on trips abroad for purchase of capital asset। आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो बाहर अब्रॉड घूमने गए हैं? नहीं सर, घूमने नहीं गए हैं, वो ना कंपनी के लिए असेट खरीदने गए हैं। तो मतलब वो कंपनी के काम से गए, कंपनी के काम से गए हैं। तो ये जो 10,000 रुपए का ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ है, ये क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू है या नन है? देखो, आप ये सोचो, ये जो 10,000 का खर्चा हुआ है, ये किसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था एक कैपिटल असेट को खरीदना। और हमको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम कोई कैपिटल असेट खरीदते हैं तो उसके खरीदने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं। तो सही जवाब है ए, यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, ऐसे ही आपको समझना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। और इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि एक एक हम यहाँ पे क्वेश्चन को जो लॉजिक है उसके साथ बता रहे हैं, ना कि ऐसा है कि हाँ जो करेक्ट आंसर उसको टिक किया और आगे बढ़ गया। ठीक इसी तरह से हमारे जो सीएमए फाउंडेशन का जो कोर्स है, ओके, वो भी इसी तरह से पूरा आप सभी के लिए रिकॉर्ड किया गया, जिसमें कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही डिटेल में समझाया जाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं escholar.in, वहां पे आपको कोर्स का पूरा एक्सेस मिलेगा। चलिए, पीएनबी बैंक अकाउंट क्या होता है? सर बैंक अकाउंट नॉमिनल होता है। नहीं भाई, नॉमिनल तो वो होते हैं जिसके अंदर एक्सपेंसेस, इनकम,
लॉसेस एटसेट्रा, इनको दिखाया जाता है। तो सर बैंक अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है या देखो पर्सनल अकाउंट तो नहीं होगा। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं ह्यूमन बींग्स, इंसान, हम जैसे लोग। तो सर बैंक भी तो एक पर्सन ही है ना, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जी हाँ, तो बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है यहां पे बी। चलिए अगला देखते हैं। इफ अ रिसिप्ट ऑफ ₹200 फ्रॉम राजेश, जो कि आपका डेटर है, हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, द प्रॉफिट वुड शो। आपने राजेश को लेट्स से सेल करी, ठीक है, तो एंट्री क्या करी होगी? राजेश टू सेल्स, कितने रुपए की? 200 रुपए की। राजेश टू सेल्स 200 रुपए। अब आपको राजेश से 200 रुपए मिल गए, है ना, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक 200 एंड राजेश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 200 से। हुआ क्या कि ये जो एंट्री है सेकेंड वाली रिसिप्ट की, ये आपने नहीं करी। यू हैव नॉट, आई मीन दिस एंट्री हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? क्या बैंक, आपने बैंक में 200 रुपए नहीं दिखाए, तो क्या प्रॉफिट में इसका कुछ इंपैक्ट जाएगा? नहीं। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट को तो नॉमिनल और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन्स, वो इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा। लेकिन सर देखो, मैंने राजेश को भी क्रेडिट नहीं किया। अरे राजेश भी तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहां जाता है तुम्हारे इनकम पे? सिर्फ नॉमिनल अकाउंट इंपैक्ट करता है ना प्रॉफिट्स को। तो राजेश भी एक पर्सनल है, बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सनल है। तो इन दोनों का आपने ये एंट्री नहीं करी, कोई चिंता नहीं है, इन दोनों का वैसे भी प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं जाता। प्रॉफिट में आप पहले ही 200 रुपए की सेल दिखा के उसे बढ़ा चुके हो ड्यू बेसिस पे। तो ना ही इंक्रीज होगा प्रॉफिट, ना ही डिक्रीज होगा। तो सही जवाब है सी, नीदर एन इंक्रीज नॉर अ डिक्रीज। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट? इसमें से कौन सा ऐसा एरर है, कौन सी ऐसी गलती है जो सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट करती है? देखो, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग, ऑल द थ्री। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है, ऑल द थ्री। आप ये चाहे आप कास्टिंग एरर मतलब जब आप एक अकाउंट में लेके जाते हो तो एरर ऑफ कास्टिंग एक ही अकाउंट में होता है, ठीक है। जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो बैलेंस को, ठीक है, जैसे डेटर्स का बैलेंस है, जब कैरी फॉरवर्ड गलत करोगे तो वो डेटर्स के अकाउंट को इंपैक्ट करेगा ना, और किसी अकाउंट को थोड़ा ना करेगा। पोस्टिंग भी अकाउंट में, इंडिविजुअल अकाउंट्स में की जाती है ना। तो जब पोस्टिंग करोगे तो इंडिविजुअल अकाउंट ही आपका अफेक्ट होगा। तो एक मिनट ना, ठीक है, तो ऑल द थ्री, दैट्स द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 9 क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? जब आप इंडिया के बाहर से यानी कि अब्रॉड से कोई सामान या सर्विस खरीदते हैं तो उसे इंपोर्ट करना बोलते हैं। जब आप भेजते हैं बाहर तो उसे एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। तो जैसे इंडिया में अगर मैं कोई चीज खरीदूं तो मुझे जीएसटी देना पड़ता है, वैसे ही जब मैं इंडिया के बाहर से कुछ खरीदता हूं तो मुझे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है सामने वाला। तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगी है रॉ मटेरियल परचेज पे। आपको बताना है कि ये रेवेन्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहली बात, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, सपोज करो कि आपने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, उस पे सामने वाले ने टैक्स यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, लेट से 1000 रुपए। तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? 1,01,000 रुपए का। वो पूछ रहा है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है 1,000 रुपए की, ये कौन से टाइप का खर्चा है? ये रेवेन्यू है। जी हाँ, ये रेवेन्यू है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो ना, आप खरीद क्या रहे हो? रॉ मटेरियल। खर्चे का पर्पस क्या है? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे का एक्सपेंडिचर होता है। तो उससे रिलेटेड जो ड्यूटी है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मैं कोई मशीन खरीद रहा होता और मशीन पे इंपोर्ट ड्यूटी होती तो वो इंपोर्ट ड्यूटी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती। यस, करेक्ट, ठीक है। तो आंसर है ए, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन देख लिए हमने। हाँ, 11th क्वेश्चन देखते हैं, 11वां। और ट्रायल बैलेंस शोज, फटाफट देखेंगे, बहुत सिंपल है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या दिखाया जाता है? अकाउंटेंट की ऑनेस्टी, अकाउंट्स की एक्यूरेसी, ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जी हाँ, ट्रायल बैलेंस सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि गलती नहीं हो सकती, गलती तो भी हो सकती है। डेबिट साइड ऑफ द बैंक पासबुक करस्पॉन्ड टू, ठीक है, ये है पासबुक, ये है कैश बुक। कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक बैंक बनाता है, ठीक है। कैश बुक की ये है डेबिट साइड
ये किसके सिमिलर होती है? पासबुक के क्रेडिट साइड के। और कैश बुक की जो क्रेडिट साइड होती है वो पासबुक के डेबिट साइड के सिमिलर होती है। तो ये पूछ रहा है जो डेबिट साइड है बैंक पासबुक की, यानी कि ये वाली साइड, ये किसको करस्पॉन्ड करेगी? कैश बुक की, एक मिनट, कैश बुक की क्रेडिट साइड को। सो आंसर इज क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, सो ए इज द आंसर। ठीक है, सिंपल, कितने आराम से हो गया। देखो अगला, इन केस द डेप्रिशिएबल एसेट्स आर रीवैल्यूड, आपने एक डेप्रिशिएबल एसेट को रीवैल्यू किया, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, historical cost of the asset, depreciated value of the asset, the revalued amount over the estimate of the remaining useful life of such asset। ध्यान सुनना, सपोज करिए आपके पास एक एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1000 रुपए, आपने इसको 2 साल तक डेप्रिशिएट किया। कितने? 2 साल तक। और सपोज करो 2 साल का डेप्रिसिएशन है 400 रुपए, तो आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 600, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब ये एक डेप्रिशिएबल एसेट है, आपने इसको रीवैल्यू किया रीवैल्यूएशन के अंदर, तो रीवैल्यू करने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 700 रुपए। वो ये पूछ रहा है कि अब इसको आगे आने वाले साल में किस अमाउंट को डेप्रिशिएट करोगे, 600 या 700? सिंपल लॉजिक है, तुम्हारी बुक्स में एसेट अब कितने का दिख रहा है? 700 का ना, तो 700 को ही करोगे ना, यानी कि जो रीवैल्यूड अमाउंट है ना, जो रीवैल्यूड अमाउंट है उस अमाउंट पे मैं इसको करूंगा depreciate. So the answer is D, the revalued amount over the estimate of the remaining life. अगला, the depreciation account is closed at the end of the year by transfer to what? आप depreciation account को साल के अंत में क्लोज करते हो? हाँ, क्यों करते हो सर? क्योंकि ना ये नॉमिनल अकाउंट है, तो सर जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको साल के एंड में क्लोज कर देते हैं और उनके जो बैलेंसेस होते हैं उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ताकि प्रॉफिट लॉस मिल सके। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपने क्लोज किया साल के अंत में, तो जब क्लोज करते हो तो उसके अमाउंट को ट्रांसफर कहां करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलिए उसके बाद 15वां देखते हैं। 3500 रुपए आपने स्पेंड किए हैं नई फैक्ट्री को पेंट करने में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भाई ये तुम्हारी फैक्ट्री है, तुमने इसको पेंट किया 3500 रुपए लगा के। ध्यान सुनना, या चलो तुमने इस फैक्ट्री के अंदर एक मशीन लगाई 1 लाख रुपए की। मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन सा खर्चा है जो आपके आउटपुट को इंक्रीज करेगा या आपकी एफिशिएंसी और अच्छी कर देगा? मशीन। पेंटिंग करने से क्या आउटपुट बढ़ जाता है? पेंटिंग करने से क्या आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी? पेंटिंग करने से जो लेबर फोर्स है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा? नहीं ना। दैट्स व्हाई पेंटिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चाहे आप फैक्ट्री की करो चाहे किसी मशीन को पेंट कर दो। ठीक है, तो आंसर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देखे हमने अभी तक, अगला देखते हैं 16। चलिए कंसाइनमेंट का क्वेश्चन लग रहा है। गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, गुड्स भेजे आपने जिसकी इनवॉइस वैल्यू है 2,70,000। ध्यान रखना इनवॉइस वैल्यू के अंदर प्रॉफिट यानी कि लोडिंग इंक्लूडेड होती है। बाकी इस क्वेश्चन में लोडिंग है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूं। ठीक है, पर इसके अंदर होती है। सेंट आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट द लोडिंग अमाउंट। यस, लोडिंग है। आपको बताना है 2,70,000 के अंदर कितनी लोडिंग है। अगर लोडिंग यानी कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 20% है, तो मैंने क्या बोला? इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट होता है ना, तो लेट मतलब जो कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट नहीं होता, तो कॉस्ट को मैंने x मान लिया। अब वो बोल रहा है प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट, 0.20 ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस यानी कि 2,70,000। अब बताओ इसको सॉल्व नहीं कर सकते सर? बड़े आराम से, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 1.2, तो 2,25,000 यहां पे कॉस्ट आएगी। तो 2,25,000 कॉस्ट है, 2,70,000 इनवॉइस प्राइस है, डिफरेंस यानी कि 45,000 आपका लोडिंग का अमाउंट हो गया। दैट इज ए। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी, एक मिनट, हाँ, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग स्टॉक ऑन हैंड। तो जब आप स्टॉक ऑन हैंड की वैल्यू निकालते हो, इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल रहे होते हो, इसमें से कौन सा कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट नहीं होता? पैकिंग का खर्चा, ऑक्ट्री एक तरह का टैक्स होता है, तो ये तो आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करते हो। डिलीवरी चार्जेस भी ऐड करते हो, एक मिनट ना, फ्रेट भी ऐड करते हो। पैकिंग का खर्चा नहीं होता है।
पैकिंग का खर्चा तो हम तब करते हैं जब प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो ये सही जवाब है ए। ये आप कॉस्ट मतलब इसको आप कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड नहीं किया जाता। आई बात समझ में? अगला देखते हैं 18वां। चलिए 18th एक्स ऑफ मुंबई, एक्स मुंबई में रहते हैं, उन्होंने कुछ गुड्स यहाँ पे सेंड किए हैं जो है एट कॉस्ट प्लस 25%। मतलब सपोज करो मैं कहता हूँ कॉस्ट एक्स है तो 25% उन्होंने कॉस्ट पे ऐड किया और इस इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेज दिए। ठीक है, एक काम करता हूं, अभी नहीं लिखते, पहले एक बार पढ़ तो ले है क्या, है ना। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 2 लाख। ठीक है, 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी। ठीक है, कितने में? 1,76,000 में। कमीशन है 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस, द अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको कमीशन निकालना है ना। तो देखो कमीशन कितना है? 2%। किस पे? इनवॉइस वैल्यू पे, अप टू इनवॉइस वैल्यू। आपने जो सेल करी है, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इट्स 2 लाख। एक मिनट ना, ठीक है, 4/5 ऑफ द, हाँ, तो 2 लाख के गुड्स थे जो आपने रिसीव करे। ध्यान से देखना, 2 लाख के गुड्स आपने कंसाइनर से रिसीव किए, इसका 4/5 आपने जो कंसाइनी है उसने बेच दिए। एक मिनट रुको। एक्स ऑफ मुंबई सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 2 लाख। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000 कमीशन। ठीक है, तो 2 लाख का जो 4/5 है, 2 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 1,60,000 के गुड्स यहां पे कंसाइनी ने सेल किए हैं। कितने में सेल किए हैं? 1,76,000 में, 1,76,000 में। तो देखो 2 लाख क्या है? इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस का 4/5 1,60,000, तो 1,60,000 पे 2% का कमीशन है और जो बाकी बचा है ना सरप्लस कितना है? 16,000 है ना। 1,76,000 माइनस 60,000, 16,000, उस पे 10% का कमीशन है। तो किस तरह से कमीशन निकाल रहे हैं? टोटल सेल है, मैं फिर से बता देता हूं, टोटल सेल है 1,76,000 की, जिसमें से 1,60,000 की इनवॉइस वैल्यू है और बाकी 16,000 का क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस है वो। इस पे 2% कमीशन, इस पे 10% कमीशन। ठीक है, तो 16,000 का 10% कितना हो गया? 1,600 हो गया और 1,60,000 का 2% 3,200 हो गया, 4,800, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अगला ए एंड बी परचेज अ पीस ऑफ लैंड। उन्होंने 40,000 रुपए की जमीन खरीदी एंड सोल्ड इट फॉर 60,000, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया 2021 में। ओरिजिनली ए हैड कंट्रीब्यूटेड 24,000 एंड बी 16,000। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन दिस वेंचर? तो जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन है। आपको जब भी जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट निकालने को बोला जाए ना तो जेवी अकाउंट बना दो, सबसे बढ़िया होता है। सेल कितनी है? 60,000। खरीदा कितने में था ये? 40,000। अब उसने 24 दिए, उसने 16,000 दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। खत्म। तो करेक्ट आंसर इज ए। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल या नन ऑफ द अबव। देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जो अकाउंट होता है उसके अंदर हम क्या निकालते हैं? उसके अंदर बेसिकली निकाला जाता है प्रॉफिट लॉस, तो इट्स अ सी, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ, चलिए व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट? इसके अंदर ना बेसिक इस अकाउंट के अंदर जो को वेंचरर्स होते हैं उनके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है जो दूसरे को वेंचर के साथ करते हैं, तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट। ओके, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट। 10,000 रुपए के जो गुड्स हैं वो आपने एक्सीडेंट के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गए। तो पहली चीज तो जान लो कि ये कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक एब नॉर्मल नेचर का लॉस है। अब आपको जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो मिला नील बटा सन्नाटा, यानी कि नील, कुछ भी नहीं मिला आपको इंश्योरेंस क्लेम। आपको बताना है कि जो 10,000 रुपए है विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर, ₹10,000 will be debited in the joint venture account as a loss,
8,000 विल बी क्रेडिटेड इन द जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या दिखाता है, जो भी खर्चा, लॉस, इनकम, रेवेन्यू हुई है जॉइंट वेंचर में वो दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में इनकम गेन्स दिखाते हैं, डेबिट साइड में खर्चे और लॉसेस को दिखाया जाता है। ठीक है, एक मिनट ना। ओके, तो यहां पे बोल रहा है कि 10,000 रुपए के गुड्स है वो एबनॉर्मल लॉस हो गया आपके। तो ये जो गुड्स थे, है ना, जॉइंट वेंचर के गुड्स हैं, तो ये इन गुड्स की कॉस्ट ऑलरेडी पहले से हमने डेबिट साइड पे दिखाई होगी। ये गुड्स कहीं ना कहीं अकाउंट के हिस्सा था ना। अब ये गुड्स का क्या हुआ, ये गुड्स का आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो इनको आप जब हटाओगे तो 10,000 को क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा ना। तो विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि क्यों क्रेडिट साइड पे आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड। आपको जो पेमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो रिसीव हुआ है बाय ड्रॉयर, बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द ड्यू डेट, बाय एंडोर्सी या बाय बैंक। तो बेसिकली ये बताना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट ऑफ इज रिसीव्ड बाय, अच्छा पेमेंट कौन रिसीव करता है आपको ये बताना है। तो पेमेंट वो रिसीव करता है जिसने बिल ड्रॉ किया है, या तो जिसने बिल ड्रॉ किया है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉयर ऑफ द बिल, और अगर उसने बिल को एंडोर्स किया है, अगर उसने बिल को एंडोर्स कर दिया है किसी और को, एक मिनट ना, पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड बाय ड्रॉयर। हाँ, अगर बिल किसी और को एंडोर्स कर दिया हमने तो जो सामने वाली पार्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्सी। तो ड्यू डेट पे किसको मिलेगा, ड्यू डेट पे अच्छा बेसिकली ना इसमें, हाँ इसमें ये बोल रहा है कि कौन रिसीव करता है, ये थोड़ा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है आपको, क्योंकि देखो एंडोर्सी भी रिसीव करता है, जिसको आपने बिल एंडोर्स किया है ना, ड्यू डेट पे पेमेंट उसको मिलेगा। बैंक, अगर आपने बैंक को बिल दे दिया बिल फॉर कलेक्शन के लिए तो ड्यू डेट पे बैंक कलेक्ट करेगा। ठीक है, बाय होल्डर इन द ड्यू कोर्स, है ना। तो देखो वैसे बताऊं तो जो ड्यू डेट आती है जब, तो उस समय जो पैसा है वो किसको मिलता है, ड्यू डेट पे जिसके पास बिल होता है। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, यानी कि ड्यू डेट पे जो होल्डर ऑफ द बिल होता है ना उसको पैसा मिलता है। तो देखो इसीलिए इनको कंफ्यूजन हुआ पड़ गया, क्योंकि ड्रॉयर को भी मिल सकता है, एंडोर्सी को भी मिल सकता है, बैंक को भी मिल सकता है। इसीलिए इन्होंने एक और लाइन लिखी है कि जो पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इज रिसीव्ड बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट। तो किसको मिलता है, होल्डर को मिलता है। ड्यू डेट में जिसके पास बिल है उसको मिलता है पैसा। अब वो ड्रॉयर भी हो सकता है, एंडोर्सी भी हो सकता है अगर एंडोर्समेंट का केस है, और बैंक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा था ये वाला, थोड़ा घुमा के पूछा उन्होंने। Next, if the manager is entitled to a commission of 5% on profit before deduction this commission, he will get a commission of rupees dash on a profit of rupees 8,400। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कमीशन निकालना है, बड़ा ही आसान है जितना मुझे समझ में आ रहा है। जी हाँ, देखो कमीशन कितना है, 5%। किस पे, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन दिस कमीशन, है ना। उस प्रॉफिट पे 5% कमीशन है जो कमीशन माइनस करने से पहले का है ना। आपको बताना है कि कमीशन का अमाउंट कितना होगा अगर प्रॉफिट 8,400 है, तो सीधे सीधे 8,400 का 5% निकाल दो। करेक्ट आंसर इज सी, 420। ठीक है, आगे समझ में, चलो आगे देखते हैं। 25 फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर, फिक्स्ड एसेट्स को क्या करते हैं, केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग टाइम फॉर अर्निंग इनकम। बिल्कुल सही, यही होते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स को हम बिजनेस में रखते हैं लंबे समय के लिए, ताकि उससे इनकम को जनरेट किया जा सके। उन्हें रीसेल के लिए नहीं रखा जाता कि आज खरीदूंगा कल बेच दूंगा, नहीं। उन्हें कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता बेचकर, ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ए, इन्हें बिजनेस में रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि इनसे बाद में हम इनकम जनरेट कर सके। सो आई होप कि आपको अच्छे से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए स्टूडेंट्स, सो आगे देखते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को दिखाते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो इसमें दिखाया जाता है। सो ओनली आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर नहीं, कैपिटल नेचर के जो आइटम्स होते हैं उनको डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिखाते हैं, पूरा का पूरा नहीं। ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट्स। ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ अकाउंट। दिस इज करेक्ट। देखो
इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये बोला है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम वो आइटम्स दिखाते हैं रेवेन्यू नेचर के, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, जो उस पीरियड ऑफ अकाउंट, लेट्स से कि आप 2024 के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो ये उस पीरियड से जो रिलेटेड है उसके उस रेवेन्यू आइटम्स को हम उसमें दिखाते हैं। तो कैपिटल को नहीं दिखाया जाता, कैपिटल को सिर्फ डेप्रिसिएशन के फॉर्म में ही दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, आइडेंटिफाई द अमाउंट विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपके जो बैड डेब्ट्स हैं, जो ट्रायल बैलेंस से आपने निकाले हैं, वो है 1600 रुपए के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो पुराना ओल्ड वाला है वो 2000 रुपए का है, और करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो है 800 रुपए का। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सीधे सीधे 800 रुपए। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है। करंट ईयर में आपने जो प्रोविजन बनाया है ना, वो 800 रुपए का है। बैलेंस शीट में आपके डेटर्स में से वही अमाउंट माइनस होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, 800 रुपीज। लेगेसी आर जनरली, तो लेगेसी जो कि आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, उसे हम जनरली क्या करते हैं, कैपिटलाइज, लॉस, रेवेन्यू या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो जनरली इट इज कैपिटलाइज्ड, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, उसमें है कि आपका जो एवरेज स्टॉक है वो 12,000 रुपए का है। एवरेज स्टॉक आपका 12,000 रुपए का है। एक मिनट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 5,000 रुपए का है। सॉरी, 5,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी। तो देखो, आप सभी को पता है कि एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना। एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पेन अटक गया था। एनीवे, सो ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका नहीं पता, तो एक काम करो, उसे x ले लो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उससे 5,000 ज्यादा है, तो x प्लस 5,000 ले लो। ठीक है, और फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और ये किसके इक्वल होगा, आपके एवरेज स्टॉक 12,000 के इक्वल। बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर दो। तो 12,000 इंटू 2 ये हो गया 24,000, और x प्लस 2 x 5,000, तो ये आ गया आपका गलत क्यों आ रहा है, एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक निकालना था, सॉरी। तो ये आ गया आपका 14,500। तो करेक्ट आंसर इज 14,500 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो एनी रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर विच सेपरेट फंड इज अवेलेबल। तो कोई भी ऐसा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस जिसके लिए एक सेपरेट फंड है, इट विल बी डेबिटेड टू सेपरेट फंड। मतलब कोई रेवेन्यू एक्सपेंस है आपका जिसके लिए एक सेपरेट फंड बना हुआ है, तो उस रेवेन्यू एक्सपेंस को सेपरेट फंड में ही ले जाके आप डेबिट करोगे। तो डेबिटेड टू सेपरेट फंड, यही इसका आंसर है, दैट इज आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ ₹5 लाख कलेक्टेड फ्रॉम बिल्डिंग। ठीक है, आपको कलेक्टेड फॉर द बिल्डिंग ₹3 लाख इन्वेस्टेड। तो आपने बिल्डिंग के लिए 5 लाख रुपए कलेक्ट करे, जिसमें से 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, एंड द बैलेंस स्पेंट ऑन बिल्डिंग, और बाकी का जो 2 लाख है वो आपने बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उससे आपको 20,000 रुपए की इनकम हुई, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट हो सकता है। द बैलेंस टू बी शोन इन द बिल्डिंग फंड, आपको बताना है बिल्डिंग फंड में कितना बैलेंस बचेगा। तो देखो, बिल्डिंग का फंड कितना था, 5 लाख का था। ठीक है, जो बिल्डिंग के लिए आपने कलेक्शन किया था, जिसमें से 3 लाख चला गया, 3 लाख गया और उस पर 20,000 का इंटरेस्ट आ गया, और 2 लाख आपने कहां पे किया है, बिल्डिंग पे ही किया है। तो ये हो जाएगा 2 लाख, बिल्डिंग पे तो 2 लाख किया ना, तो बिल्डिंग फंड 2 लाख प्लस 20,000 का जो इंटरेस्ट आया वो भी फंड में ऐड करोगे, तो आंसर आ गया सी, 2,20,000 रुपए। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, एक्सपेंसेस जो कि ड्यू है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करे हैं, तो इनको कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों वाला सवाल था एकदम ये तो। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू क्या होता है। अजीब सी इक्वेशन है ना। तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको मैं आपको समझाता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ये मुझे पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
अब यहां पे देखो कितना अजीब सा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड हो रहे हैं। एक मिनट रुको, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं तो क्रेडिट साइड पे आएगा सेल, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट साइड पे आएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो पकड़ में आ गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, ये देखो चारों चीजें तो है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू क्या, सेल्स। तो आंसर है बी, सेल। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमने इसको निकाल लिया, ठीक है। इन सोल ट्रेड इनकम टैक्स इज रिकॉर्डेड एज, तो जो सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे इनकम टैक्स को ना हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू इनकम तो हो ही नहीं सकता, खर्चा है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस या ड्राइंग्स, तो इसे ना ड्राइंग्स रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ये ओनर का पर्सनल खर्चा होता है, इसलिए इसको ड्राइंग्स में हम इंक्लूड करते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कंसोलिडेटेड समरी। किसकी समरी होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश बुक की। इसके अंदर कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट यही तो दिखाया जाता है, तो आंसर इज बी, कैश बुक। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, बिल्कुल नहीं। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना, मे बी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस, ठीक है। कि देखो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर सकते हो, आप सेलिंग प्राइस भी फिक्स करवा सकते हो, लेकिन जो मेन पर्पस है वो है मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। अगला, द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन द कॉस्ट अकाउंट। इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो फाइनेंशियल अकाउंट में तो आती है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती। कैरेज एंड फ्रेट आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आती है सर। कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है, बिल्कुल आती है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये तो आंसर नहीं है। एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, डिविडेंड पेड इज द राइट आंसर, क्योंकि डिविडेंड पेड जो है ना वो एक प्योर फाइनेंशियल एक्सपेंस है, प्योर फाइनेंशियल नेचर का है। आपने कभी सुना कॉस्टिंग में डिविडेंड पेड, सुनोगे भी नहीं। इट्स अ प्योर फाइनेंशियल एक्सपेंस, इसका कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कैरेज फ्रेट, एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये कॉस्टिंग में आते हैं, प्राइम कॉस्ट में ऐड होते हैं। एडवर्टीजमेंट्स आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड्स या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो जो आपके एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है वो सेल के लिए किया जाता है, तो आंसर इज सेलिंग ओवरहेड्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस। याद रखिएगा, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। नाउ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ, डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है और उसका जो एक्सपेंसेस है वो किसका पार्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। अरे डायरेक्टर कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन है ना, तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन या जो भी खर्चा होगा उससे रिलेटेड वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में तो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे जाते हैं, सेलिंग ओवरहेड में सेल्स से रिलेटेड खर्चे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे जाते हैं जैसे कि वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, 3,95,000 रुपए। आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां पे फाइंड आउट करना है, विच इज 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब एक मिनट ना, फैक्ट्री तो इसमें क्या था, 3,95,000 फैक्ट्री कॉस्ट है, इसका 7.315% ले लो तो 28894.25। करेक्ट आंसर इज बी। बहुत ही सिंपल था ये तो, एंड आ जाते हैं एग्जाम में ऐसे, ठीक है। अगला देखते हैं 42, काफी आगे हम लोग, टोटल 50 हैं। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है आपको 58,000, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 54,000। तो पहले फर्क समझो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो है आपकी 58,000 है। इसमें जब आप ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते हो और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते हो ना, तब आपको नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है। अब देखो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है आपकी, 54,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है WIP का, 8,000। तो यहां पे इसको ऐड करो। आपको निकालना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है WIP का, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। निकाल सकते हो, हाँ। 58,000 प्लस 8,000 माइनस 54,000, तो x की वैल्यू आ रही है 12,000 रुपए। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। सिंपल, बड़े आराम से हो गया। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट दे रखी है आपको 50,000,
डायरेक्ट लेबर 70% है प्राइम कॉस्ट का, आपको डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट बताना है। देखो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल्स टू होता है प्राइम कॉस्ट, ये ध्यान रखना। अब प्राइम कॉस्ट कितनी है 50,000, डायरेक्ट लेबर कितना है प्राइम कॉस्ट का 70%, तो कितना हो गया 50,000 का 70% 35,000। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा, डिफरेंस 50,000 माइनस 35,000 15,000। तो करेक्ट आंसर है डी 15,000 रुपीज। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डैश विद द इंक्रीजिंग आउटपुट। देखो सपोज करिए आपका आउटपुट 100 यूनिट का है और आपकी फिक्स कॉस्ट है 1000, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई 1000 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि पर यूनिट हो गई 10 रुपए। अब वो कह रहा है कि आपकी जो इंक्रीजिंग आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लेट्स से मेरा आउटपुट 200 यूनिट हो गया। अब फिक्स कॉस्ट में तो चेंज नहीं आएगा ना, फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती नहीं है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट आपकी 1000 ही है। तो पर यूनिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, सब पर यूनिट हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 205। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज होती है जब आउटपुट इंक्रीज होता है। आंसर इज बी, ठीक है। चलिए 45th, द कॉस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इज असर्टेन्ड। आपने कॉस्ट निकाली है किसकी, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की। इसको हम बोलते हैं बैच कॉस्टिंग, क्योंकि जो बैच होता है ना, एक बैच के अंदर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट आर कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट रिलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। द सेमी फिनिश्ड गुड्स इज ऑल्सो नोन एज डैश इन कॉस्ट अकाउंटिंग, वर्क इन प्रोग्रेस। सेमी फिनिश को क्या बोलते हैं, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए, यानी कि WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। करेक्ट आंसर इज बी, बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज, अपनी ही कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होता है उसे ना नोशनल कॉस्ट, नोशनल का मतलब होता है इमेजिनरी। मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं अगर ये 1 लाख बैंक में होता तो मुझे 6% यानी कि 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता, जो अब नहीं मिलेगा, जो कि मेरी नोशनल कॉस्ट है, इमेजिनरी कॉस्ट है। सच में थोड़ी ना कि मुझे मेरा इंटरेस्ट लूज हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज अ नोशनल इमेजिनरी कॉस्ट। चलिए अगला देखते हैं। वेजेस ऑफ डिलीवरी वैन ड्राइवर, जो डिलीवरी वैन चलाते हैं ना, जो आपके सामान को एक से दूसरे जगह डिलीवर करते हैं, उसके जो ड्राइवर होते हैं उनके जो वेजेस होते हैं वो कौन से ओवरहेड्स हैं, डायरेक्ट लेबर है, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट लेबर तो वो होती है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। फैक्ट्री ओवरहेड वो होते हैं जो फैक्ट्री के अंदर सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी नहीं, ये आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्यों पता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिलीवरी वैन है, डिलीवरी वैन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से जो खर्चा के ऊपर जो खर्चा होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ही जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 50th, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 30,000, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,90,000। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं फिनिश गुड्स का और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं फिनिश गुड्स का, तो हमें मिलती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट शीट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिनिश गुड्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है 50,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 1,90,000। बस तो रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को x ले लो, आ जाएगा। सो 1,90,000 माइनस करना था क्लोजिंग स्टॉक, अब ऐड बैक कर दो और ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, 2,10,000 आना चाहिए, 2,10,000 रुपीज, ये रहा बी। तो ये रहा आपका आंसर बी। तो इस तरह से आप अपने जून 2025 का जो आपका MQP था फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो यहाँ पे खत्म होता है। तो जितना मेरे को समझ में आ रहा है इट वाज वेरी वेरी इजी, बड़े आराम से हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए। तो अच्छे से पढ़िएगा एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए।